नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अभिषेक जी भैया से जाना था कि नींबू की खेती में लगने वाले रोगों का किस तरीके से किसान भाई जैविक उपाय करके अपनी फसल को बचा सकता है। आज हम जानेंगे कि नींबू की खेती किस तरीके से की जाती है, कैसे इसका रख रखाव किया जाता है, कैसे फलों की संख्या बढ़ाई जाती है और कितना फ़ायदा किसान भाइयों को हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमारे किसान भाइयों को शुरुआत से थोड़ा सा समझाइए कि पौधे कैसे लगाना चाहिए, कौन से पौधे लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से लगाकर इसको बेचने तक की प्रोसेस आज हम आपसे जानने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आप शुरुआत से ही पौधे के बारे से स्टार्ट करिए। जी नमस्कार सभी को। पौधे लगाने का जो सही समय है वो जुलाई अगस्त, जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के शुरुआती 2 महीने होते हैं, वो सबसे अच्छा मौसम होता है पौधों को लगाने के लिए, पौधे की जड़ पकड़ने के लिए और पौधा चलने के लिए। तो यदि हमने गर्मियों में खेत में खड्डे खोद करके पहले से हम तैयारी कर दें और एक अच्छी बारिश आने के बाद में जब मिट्टी तृप्त हो जाए एक बार पानी से, उसके बाद में हम अपने पौधों का प्लांटेशन कर सकते हैं। रही बात क्वालिटी की, तो मेरी नज़र में देशी कागजी नींबू लगाना चाहिए और बीजू पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि कागजी नींबू की डिमांड सभी जगह रहती है। डोमेस्टिक यूज़ रहता है, घरों में यूज़ रहता है, इंडस्ट्रियल यूज़ रहता है, पल्प इंडस्ट्री में यूज़ रहता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ रहता है। दूसरे सारे नींबू जितने भी हैं उनका कोई एक खास मकसद है। सीडलेस नींबू आप लगाएंगे तो उनका एक खास मकसद है, थाई नींबू आप लगाएंगे तो उनका एक खास मकसद है कि प्रोडक्शन लेना, लेकिन उन सब का मार्केट नहीं है। देशी नींबू साइज में छोटा होता है, सभी घरों में यही उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड इसी की है। रही बात अब बीजू पौधे और ग्राफ्टिंग की, तो जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी सारे किसान भाई भी जानते हैं कि पौधों की 2 तकनीक होती है। एक तो बीज लगा करके और हमने पौधा तैयार किया, और दूसरा होता है कि हमने किसी पौधे से बड्स लेकर के ग्राफ्टिंग कर ली या एड लेयरिंग कर ली या टिश्यू कल्चर से पौधा तैयार कर लिया। तो मैंने अपने बगीचे में जो अनुभव किया है, बीजू पौधा जो है वो रोग बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम उसका जो है मजबूत होता है, यानी बीजू पौधे में रोग और बीमारियां जो है वो बहुत कम लगती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजू पौधे की उम्र जो है वो बहुत लंबी होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको उधर बताया था, मेरे पास में 35 साल पुराने नींबू के पौधे हैं और आपने उनमें देखा है कि वो बराबर इसी कैपेसिटी के साथ में फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई ग्राफ्टेड पौधा नहीं देखा है जो 35 साल 30 साल पुराना हो और उतनी ही कैपेसिटी के साथ में फल दे रहा हो। नागपुर इंडिया का सिट्रस इंस्टीट्यूट टॉप इंस्टीट्यूट है, वो भी नींबू की ग्राफ्टिंग या एड लेयरिंग और टिश्यू कल्चर से प्लांट्स नहीं बनाता है। वो लोग भी प्लांट्स अवेलेबल करवाते हैं तो बीजू पौधे के ही अवेलेबल करवाते हैं, यानी उन्हें भी इस चीज़ का मतलब मुझे जो एहसास हुआ है वो चीज़ उन्हें के वैज्ञानिक लोगों को काफ़ी पहले से पता होगी कि नींबू में बीजू पौधा जो है वो सबसे बेस्ट है। जी, यानी कि बीजू पौधा मतलब लंबी उम्र का पौधा कह सकते हैं और बीमारियों से लड़ने वाला मजबूत पौधा बनता है। बीजू पौधे में ऐसा है कि आप लगाएंगे, आप तो खाएंगे ही खाएंगे, आपकी अगली पीढ़ी भी खाएगी निश्चित रूप से, गारंटेड। ग्राफ्टेड पौधे में तो हो सकता है वो आप तक ही खत्म हो जाए, 15 साल 20 साल 12 साल 10 साल तक की उम्र हो, वहाँ तक चल जाएगा। लेकिन नींबू का जो पौधा किसान भाई लगाए, क्या वो दूरी रख पाता है? वो दूरी के बारे में भी बताइए। दूरी के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और नर्सरी वालों का बहुत सारा चोरीवाड़ा है। हालांकि मैं किसी की आलोचना तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि मेरे पास में 10 फ़ोन रोज़ आते थे, उसमें से 5 फ़ोन इसी तरीके के होते हैं कि भैया 300 रुपये में पौधा लिया, भैया 250 रुपये में पौधा लिया, भैया ऐसा किया, भैया वैसा किया। वो सब क्या है कि ग्राफ्टेड प्लांट बेचते हैं। नींबू के पौधे को जो है वो 10 बाई 10 के ऊपर 8 बाई 8 के ऊपर लगवाते हैं, बिल्कुल हाई डेंसिटी में लगवा देते हैं और उसके बाद में उन पौधों से उन्हें प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। नींबू लगाने की उचित दूरी, यदि आपकी ज़मीन अच्छी है, मिट्टी फर्टाइल है, तो आप 18 फीट बाई 18 फीट या 20 बाई 20 फीट तक भी लगा सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी थोड़ी सी कम फर्टाइल है तो आप 15 फीट बाई 15 फीट तक लगा सकते हैं, उससे कम पे नहीं लगाना चाहिए। नींबू कांटेदार पौधा होता है, नींबू में कांटे होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा नज़दीक लगाएंगे तो आपको नीचे खरपतवार निकालने के लिए आप कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं चला पाएंगे। आप छोटा ट्रैक्टर चलाना चाहेंगे, रोटावेटर चलाना चाहेंगे, पावर टिलर चलाना चाहेंगे, वो आप नहीं चला पाएंगे। आपकी लेबर जो है नींबू की हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएगी, आपको कटिंग और प्रूनिंग में दिक्कत आएगी। आप 18 फीट 20 फीट पे भी लगाएंगे तो आपका पौधा इतना फैलेगा एक साइड से कि वो दूसरे पौधे को टच हो जाएगा। यानी 18 फीट 20 फीट आपने दूरी रखी है तो 10-10 फुट पौधा अपने आप में कवर कर लेगा। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स 18 फीट बाय 18 फीट पर लगे हैं, लेकिन बीच में निकलने की कहीं भी जगह नहीं है, आपस में सारे कवर हो गए। नर्सरी वालों का एक्चुअली क्या होता है, जिन्हें अपने पौधे बेचने हैं, वो 8 बाई 8 और 10 बाई 10 इसलिए सजेस्ट करते हैं कि 20 बाई 20 के मुकाबले 10 बाई 10 के अंदर प्लांट्स की पॉपुलेशन जो है वो 4 गुना हो जाती है।
जहाँ 18x18 से 1 एकड़ में 144 पौधे लगते हैं, वहीं 8x8 या 10x10 से 1 एकड़ में 500 से 600 पौधे लगते हैं। अब 20 रुपए का जो देशी बीजू नींबू का पौधा आता है, 20 से 25 रुपए का, उस पौधे को वो ऑलरेडी तो 300 रुपए में बेचते हैं और उसके बाद में पौधों की संख्या 4 गुना कर देते हैं। तो 3 साल में जब तक फल आएगा तब तक की कॉस्टिंग तो किसान की नर्सरी वाले ने पहले ही दौर में वसूल ली। जबकि मेरा सीधा सा फंडा ये कि आप 20, 22, 25, 30 रुपए तक का बीजू पौधा लगा दीजिए, उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए, 3 साल में वो आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। ग्राफ्टेड प्लांट आप लगाएंगे तो भी वो आपको 2 साल में फ्रूट देना शुरू करेगा। इसमें भी किताबी और सैद्धांतिक बातें जो हैं, ग्राफ्टेड पौधा 6 महीने में ही फ्रूट देना शुरू कर देता है, ऐसा नर्सरी वाले बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। किताबी ज्ञान या सैद्धांतिक रूप से वो बिल्कुल सही है कि हमारे पौधे ने 6 महीने में फ्रूट दे दिया, क्योंकि डायरेक्ट बर्ड्स उन्होंने ग्राफ्ट की है, उसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी और वो फ्रूट आएगा। लेकिन क्या वो किसान का कमर्शियल प्रोडक्शन होगा? नहीं। किसान उसे बेच करके मंडी में कुछ 2 पैसा कमा पाएगा? इतना सा पौधा किसान लगाएगा, उसे बड़ा करेगा, पहले साल में वो इतना बड़ा हो जाएगा, क्या किसान उसके ऊपर 1 किलो नींबू भी ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। नर्सरी वाले की बात अपनी जगह सही है, मेरे पौधे ने पहले साल में फ्रूटिंग दे दी, फल दे दिया, लेकिन किसान के लिए क्या मतलब उस फल का? यही हाल जब 2 साल में पौधा आपका इस लेवल पर हो जाता है, तकरीबन 3 फुट का हो जाता है, 4 फीट का हो जाता है, एक पौधे से आपको 5 किलो 7 किलो माल मिल जाता है और तीसरे साल से आपको उस पौधे पे, ग्राफ्टिंग वाले पौधे पे 25, 30, 40 किलो माल मिल जाता है जब पौधा बड़ा होता है। तो देशी पौधा भी तो तीसरे साल में 25 से 30 किलो माल दे देता है। तो आपका नुकसान कहाँ हो रहा है? केवल दूसरे साल जो आपने 5-7 किलो फल लिया उसी का तो नुकसान हो रहा है, उसके अलावा तो कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब आप देखिए कि आपका देशी पौधा चलेगा 30 साल 35 साल, लाभ लगा के जाओगे, आपकी अगली वाली पीढ़ी उससे कमा के खाएगी, और आपका ग्राफ्टेड पौधा चलेगा 12 से 15 साल। रही बात 5 साल के बाद में, प्रोडक्शन दोनों का सेम है, 5 साल नहीं बल्कि 3 साल बाद में दोनों का प्रोडक्शन सेम है। ग्राफ्टेड पौधा भी आपको तीसरे साल खत्म होते होते 25 से 30 किलो माल 1 साल का देगा, चौथा साल खत्म होते होते 40 से 50 किलो देगा और 5वां साल खत्म होते होते 80 से 100 किलो देगा। उसके ऊपर आपकी देखरेख और आपका डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन ले पाते हैं। जी। तो मेरी नज़र में तो बीजू पौधा ही लगाना चाहिए। इम्यूनिटी के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में, रोग बीमारियों से कम ग्रसित होने के मामले में, उम्र के मामले में, हर लिहाज से बीजू पौधा बेहतर है। जी। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि जब नींबू का पौधा किसान लगा ले तो उसे साल भर क्या क्या खाद वगैरह उसको देना रहता है, पोषक तत्व को कैसे देना रहता है? वैसे तो सभी फसल को सभी तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो हमारी मिट्टी में होते ही हैं। यदि कोई नींबू ऑर्गेनिक करना चाहता है तो 3 तरह की 4 तरह की खाद दे सकता है। ऑर्गेनिक खाद किसी भी तरह की हो, चाहे वो गाय भैंस का गोबर के रूप में हो, अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट की भी खाद हो, चाहे वो भेड़ या बकरी की मींगनी के रूप में हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो, चाहे वो गोबर गैस की स्लरी के रूप में हो। पहले साल जब पौधे लगाते वक्त 5-5, 7-7 किलो खाद एक खड्डे में पर्याप्त रहती है। उसके बाद में पहला साल खत्म होते होते आप 10 किलो खाद एक पौधे को दे सकते हैं। दूसरा साल खत्म होते होते आपको 15 से 20 किलो खाद की जरूरत रहेगी। तीसरा साल खत्म होते होते आपको 35 से 40 किलो खाद की जरूरत रहेगी। ये डिपेंड करता है कि आप खाद कौन सा दे रहे हैं। यदि आप देशी गोबर का खाद दे रहे हैं अच्छा पका हुआ, तो आपको एक पौधे के लिए 35 से 40 किलो खाद की आवश्यकता होगी। यदि आप भेड़ या बकरी की मींगनी दे रहे हैं तो 25 किलो में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो 20 किलो में आपका काम हो जाएगा। और यदि आप गोबर गैस की स्लरी दे रहे हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा होती है, तो आपको 80 से 100 लीटर एक प्लांट के लिए गोबर गैस की स्लरी जो है वो देनी पड़ेगी। अभी मैं गोबर गैस की स्लरी ही दे रहा हूँ मेरे पौधों को। सर, इनको देने का समय क्या होता है और किस तरीके से देना चाहिए? पौधे के तने के आसपास ना तो पानी लगना चाहिए और ना खाद देना चाहिए, क्योंकि पौधे की 2 रूट होती है। एक तो क्राउन रूट जो पौधे को स्टैंड होल्ड करके रखती है, और दूसरी होती है फीडर रूट जो साइड में फैली हुई होती है। तो जैसा कि हम कहते हैं कि पौधे का जो कैनोपी एरिया है, यानी जितनी पौधे की लंबाई है उतनी दूरी में पौधे की जो है वो फीडर रूट होती है। तो हमें खाद वहीं देना चाहिए, पानी वहीं देना चाहिए, पौधे की निराई गुड़ाई वहीं करनी चाहिए, खरपतवार तो सभी जगह से निकालते रहना चाहिए। तो हमें तनों के ऊपर जिस तरीके की पौधे की साइज है उस तरीके से हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। जैसे जैसे हमारा पौधा बड़ा होता जाए हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी हर साल जो है वो पौधे के तने के ऊपर चढ़ानी चाहिए, ताकि पानी जो है वो पौधे की जड़ों के पास में ना जाए, ताकि बीमारियां पौधे में ना फैले। फंगस, एक यदि फ्लो इरिगेशन है तो एक पौधे से दूसरे पौधे में फंगस और दूसरी संक्रामक बीमारियां जो है वो ना जाए। तो पौधे की कैनोपी एरिया में हमें खाद देना चाहिए, निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जाले निकालने चाहिए और पानी देना चाहिए। जी। सर, इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि जो सिंचाई का है वो क्या होता है, कितनी सिंचाई इसके अंदर ज़रूरत होती है?
नींबू की सिंचाई जो है वो अपने आप में एक बहुत टिपिकल विषय है। आपको हार्वेस्टिंग कौन सी लेनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नींबू में साल में 3 बार फ्लावरिंग आती है। सब जो नर्सरी वाले बोलते हैं या दूसरे सब, मुझे भी काफ़ी फ़ोन आते हैं, पूछते भैया 12मासी नींबू का पौधा बताइए, 12मासी नींबू का पौधा बताइए। 12मासी कोई होता ही नहीं है। नींबू ऑटोमेटिकली 12मासी होता है। साल में 3 बार फूल आते हैं। फरवरी मार्च में फूल आते हैं, जुलाई अगस्त में फूल आता है, और अभी अक्टूबर नवंबर में फूल आता है नींबू में। आपका एक फ्लावरिंग यदि आपने कोई भी अच्छे से सेट कर ली, सपोज कीजिए कि फरवरी मार्च में जो आपकी फ्लावरिंग आई उसे आपने अच्छे से सेट कर ली और आपके पौधे की कैपेसिटी का 80% तक नींबू आपका उस पौधे पर सेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जुलाई अगस्त और अक्टूबर नवंबर में जो फ्लावरिंग आने वाली है वो काफ़ी सीमित मात्रा में आएगी, क्योंकि आपके पौधे के ऊपर उस वक्त में माल होगा, नींबू होगा, तो वैसे ही आपकी फ्लावरिंग कम आएगी। तो आपका मेन सीजन जो होगा वो तो एक ही होगा, 4 महीने का होगा। मेनली 70 to 80% प्रोडक्शन आपका उन्हीं 4 महीनों के दौरान निकलेगा, और बाकी रेस्ट ऑफ 20% प्रोडक्शन जो है वो बाकी के पूरे 8 महीनों में निकलेगा। इस तरीके से नींबू कागजों में, कागजी रूप में या सैद्धांतिक रूप से तो 12मासी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपका जुलाई में जितना प्रोडक्शन था उतना ही प्रोडक्शन नींबू से दिसंबर में मिलेगा, या उतना ही आपको जनवरी में मिलेगा, उतना ही अप्रैल में मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। मेन सीजन एक ही रहेगा 4 महीनों का, जिसमें आपको 70 to 80% हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। रेस्ट ऑफ 20% जो आपका प्रोडक्शन है वो बाकी का 8 महीनों में धीरे धीरे चलता रहेगा। इस तरीके से 12मासी नींबू होता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फ्लावरिंग को सेट करें। हम चाहें तो फरवरी मार्च वाली फ्लावरिंग को सेट कर सकते हैं, हम चाहें तो जुलाई अगस्त वाली को सेट कर सकते हैं, और हम चाहें तो अक्टूबर नवंबर वाली को सेट कर सकते हैं। यदि फरवरी मार्च वाली हम फ्लावरिंग सेट करेंगे तो हमारी हार्वेस्टिंग जो है वो बारिश में चलेगी, जुलाई अगस्त सितंबर में चलेगी। यदि हमने जुलाई अगस्त वाला सेट किया है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में हमारी हार्वेस्टिंग जो है दिसंबर तक होती रहेगी। और यदि अक्टूबर नवंबर वाला फ्लावरिंग हमारे जो सेट हुआ है तो हमारी जो फ्रूटिंग है वो मिड जनवरी के बाद से लेकर के वो मार्च एंड तक चलती रहेगी। यदि नवंबर में आपकी फ्लावरिंग आई है तो आपकी अप्रैल मई गर्मियों तक चलती रहेगी। तो हमें नींबू की खुदाई, निराई गुड़ाई उसी हिसाब से करनी चाहिए, पौधे को स्ट्रेस उसी हिसाब से देना चाहिए, इरिगेशन मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना चाहिए, ताकि हम जब चाहें तब पौधे के ऊपर फूल अच्छी संख्या में आ जाएं, अच्छी मात्रा में आ जाएं और स्वस्थ आ जाएं। अक्सर देखा गया है कि हर किसान चाहता है कि उसका जो फल है वो गर्मी में आए ताकि अच्छा पैसा मिल पाए, तो उसके लिए क्या सर पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि जो फ्रूट है वो गर्मी में आए? उस समय रेटें काफ़ी अच्छी रहती है नींबू की। मैं यहाँ पे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हर किसान भले चाहता होगा कि उसका नींबू जो है वो गर्मी में आए, लेकिन मैं एक ऐसा किसान हूँ जो नहीं चाहता हूँ कि मेरा माल गर्मी में आए। मैं अभी आपको उसके बहुत सारे रीज़न बताऊँगा। पहली बात तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गर्मियों में हार्वेस्टिंग लेने के लिए आपको अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना ही देना पड़ेगा। उतना पानी हमारे पास में नहीं रहता है। हम तो टैंकर, गर्मियों में तो ये स्थिति हो जाती है कि बाहर से 10-10 किलोमीटर दूर से पानी के टैंकर मंगा करके और पौधों को जीवित रखना होता है। ये तो हुई मेरी बात, इसलिए मैं गर्मियों में प्रोडक्शन नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं दूसरे किसानों को भी एडवाइस करूंगा कि आप भाव मत देखिए, आप गर्मी में प्रोडक्शन लेने के बारे में मत सोचिए। मुझे आप ये बताइए कि आप कोई भी व्यापार करते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, चाहे फार्मिंग कर रहे हैं, आप किस चीज़ से खुश होंगे? आपकी जेब में 100 रुपये आए या आपकी जेब में 150 रुपये आए? सर 150 रुपये से 150 रुपये से खुश होंगे। अब वो 150 रुपये यदि आप 20 रुपये किलो नींबू बेच करके बनाते हैं और 100 रुपये आप 80 रुपये किलो नींबू बेच करके बनाते हैं, आप क्या चाहेंगे कि आपका नींबू 20 रुपये में बिके या 100 रुपये में बिके? मेरे कहने का मतलब ये, किसान की जेब में पैसा आना चाहिए और ज्यादा आना चाहिए। किसान को इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने नींबू किस रेट में बेचा है। यदि किसान को 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो नींबू बेच करके भी इन ऑल एवरेज पूरे साल में पैसा ज्यादा मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि उससे कम रेट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें केवल थप्पड़ मार के गाल थोड़ी ना लाल करना है कि हमने 100 रुपए किलो नींबू बेच दिया। अरे पैसा कितना बना वो तो देखो। अब उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनता है। गर्मियों में आपके 45 से 50 नींबू में 1 किलो वजन होता है। नींबू बिल्कुल छोटी साइज का जो है वो पक जाता है। अच्छा। गर्मी की वजह से नींबू जल्दी पक जाता है। गर्मी में नींबू की कीपिंग कैपेसिटी नहीं होती है, प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल लो होता है। अब यदि आपके पूरे बगीचे में 50 किलो माल भी है तो उसकी कीपिंग कैपेसिटी नहीं है, आपको उसे सेम डे मंडी ले जा करके बेचना ही बेचना होगा, नहीं तो वो अगले दिन सूख जाएगा, उसका छिलका जो है वो खराब हो जाएगा, ऊपर से सूखा सूखा हो जाएगा। तो अब आप सपोज कीजिए कि आप 500 किलो माल मंडी ले जाएं और आप 50 किलो माल मंडी ले जाएं, आपका किराया उतना ही लगना है, समय उतना ही खत्म होना है, श्रम उतना ही खत्म होना है, तो फिर ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब बारिश की बात की जाए तो 23 से 27 नींबू में 1 किलो वजन हो जाता है, और सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में 18 से 20 नींबू में 1 किलो वजन हो जाता है। तो ये जो सितंबर के बाद में अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, इस वक्त भाव जो है नींबू का, मैं पिछले 10 साल से इस चीज का एनालिसिस
कर रहा हूँ वो टॉप पर रहता है, और नींबू का जो प्रोडक्शन है वजन में वो टॉप पर रहता है। पौधे के ऊपर नींबू की संख्या सपोज कीजिए आपकी 1000 है, यदि आपने उसे गर्मी में लिया तो उसका वजन बैठेगा 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो। और यदि उसी 1000 नींबू के पीस को आपने बारिश में या सर्दियों में लिया तो आपका उसका वजन बढ़ जाएगा 100 किलो। तो अब यदि आप उस 100 किलो को थोड़ा कम भाव में भी बेच पाते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात, गर्मियों में एवरेज भाव उतना नहीं रहता है जितना समझते हैं कि नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्पेशली 100 रुपए 120 रुपए किलो नींबू बिक जाए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। एवरेज भाव गर्मियों में भी 50 से 70 रुपए किलो रहता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है, हर जगह से मटेरियल जो है हर मंडी में पहुंच जाता है। बैंगलोर से दिल्ली नींबू पहुंच जाता है, महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, तो भाव उतने नहीं रह पाते हैं जितना किसान समझता है। एवरेज भाव किसान को जो है वो गर्मियों में 50 से 70 रुपए मिलता है। अभी सितंबर के बाद में, अब जैसे इतने दिन नींबू बारिश की वजह से कम था, कल हमारे यहाँ नींबू 25 रुपए था, आज मैं समझता हूँ 27-28 रुपए होगा, और आने वाले 10 से 15 दिनों में नींबू 40 रुपए तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद में अक्टूबर में शायद नींबू 50 रुपए तक भी पहुंच जाए। 50 रुपए का भाव अपने आप में पर्याप्त है। बम्पर प्रोडक्शन, बम्पर साइज अच्छा नींबू 50 रुपए अपने आप में कम नहीं होता है। आप गर्मियों में भी तो 70 रुपए ही बेच रहे हैं, जहाँ 4 नींबू का मुकाबला यहाँ का अकेला 1 नींबू करता है। इस वजह से मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आपको गर्मियों की फसल की तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, मैं जैविक किसान हूँ तो मेरा एक लॉजिक और भी है। गर्मियों की हार्वेस्टिंग लेने के लिए आप भूमि के संसाधनों का असीमित रूप से दोहन करते हैं। हर अल्टरनेट डे आपको नींबू में पानी की जरूरत होगी, यानी आपने भूमिगत जल का असीमित दोहन किया है अपनी फसल लेने के लिए, वो आप ही के भविष्य के लिए खराब है। आज हो सकता है कि आपके पास में पानी खूब हो, मेरे इस बात से काफी सारे किसान जिनके यहाँ पानी खूब है या नहरें आती है या भूमिगत जल का स्तर ऊंचा है, वो असहमत होंगे कि यार हमारे यहाँ तो खूब पानी है। लेकिन आप पंजाब या हरियाणा की हालत देख लीजिए, उन्होंने ऐसे में जल का दोहन किया है, आज वहां नहरों के अलावा पानी नहीं है, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो भूमिगत जल का असीमित दोहन से बचने के लिए भी हमें गर्मी की फसल नहीं लेनी चाहिए। जहाँ गर्मी की फसल होती है, जहाँ का एटमॉस्फेयर सूट करता है, साउथ साइड में चले जाओ जहाँ एवरेज टेम्परेचर ही 30 से 35 डिग्री रहता है, उस वक्त वहाँ से काफी सारा नींबू आता है। महाराष्ट्र से काफी नींबू आता है, गुजरात से काफी नींबू आता है, गर्मियों में चलता रहता है, उन्हें लेने दीजिए। राजस्थान के किसानों को तो मैं स्पेशली ये सजेस्ट करूंगा, राजस्थान और MP के किसानों को, कि गर्मी में नींबू लेने की मत सोचिए, बारिश में लीजिए, अच्छी क्वालिटी लीजिए, अच्छा वजन लीजिए, भाव भी तकरीबन आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सर ने काफ़ी ज्ञानवर्धक बात बताई है। यदि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप नींबू की खेती का जो मूल मंत्र जिसे बोला जाता है, अच्छा पेशा जिससे बनाया जा सकता है, वो बात सर ने काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी बढ़िया तरीके से बताई। सर, अब कई सारे किसान भाई ये पूछते हैं कि नींबू में जो फल ज़्यादा आए, फूल अच्छे से टिके रहे, उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? फूल अच्छे आए, फल टिके रहें, फल आएगा तो टिकेगा। पहली बात तो ये है कि खेत में जितने भी खरपतवार होती है, आप उसे खेत में ही मल्च करते रहें, रोटोवेटर चलाते रहें और उसे खेत में दबाते रहें, ताकि आपकी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। खरपतवार में सभी तरह की खरपतवार होती है, तो उससे मिट्टी को सारी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। उसके अलावा जो मैंने खाद देने का तरीका बताया, उन खाद से आप काफी सारे NP और K वाली जो पूर्ति है वो कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हुई, आपका फूल स्वस्थ आए, अच्छी मात्रा में आए, आप पौधे को अच्छे से स्ट्रेस दीजिए, निराई गुड़ाई अच्छे से कीजिए, पौधे की जाले जो हैं वो अच्छे से निकाल लीजिए, फीडर रूट को इस लायक बनाइए कि वो कुछ फीड कर सके। जब रूट कुछ फीड करेगी तभी तो वो ऊपर प्लांट को देगी। जब आप भोजन ही नहीं करोगे तो आप में इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, आप काम कहाँ से करोगे? अभी आपको बिना खाना खिलाए मैं कह दूं कि आप दौड़िए 3 किलोमीटर, तो आप कैसे दौड़ पाएंगे? वही हाल पौधों का, आप पौधों को नीचे से अच्छा भोजन दीजिए, पौधा अपने आप ऊपर अच्छे फूल लाएगा। फिर भी कुछ उपाय हैं। फूल आने से पहले की अवस्था में हम लोग जैविक में सप्तधान्य अंकुर काढ़ा है वो टॉनिक बना करके स्प्रे कर सकते हैं। सहजन टॉनिक जो सहजन की पत्तियों से बनता है उसे बना करके स्प्रे करते हैं। सोयाबीन टॉनिक जो सोयाबीन से बनता है भिगो करके उसे स्प्रे करते हैं। तो इनसे एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो है वो पूर्ति हो जाती है और आपका जो फूल है वो स्वस्थ आता है। फूल गिरने की दर जो है वो कम हो जाती है और फल बनने की दर जो है वो अधिक हो जाती है। फूल की संख्या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फूल गिरे नहीं, वो फल में कन्वर्ट हो जाए, सबसे बड़ी बात ये है। अब जो गीला नारियल आता है, पीने का नारियल, जो हम नारियल पानी पीते हैं, तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति उससे भी होगी। लेकिन ये सारी चीजें मैं फ्लावरिंग स्टेज के जस्ट पहले एक एक स्प्रे निकाल लेता हूँ। जैसे फरवरी में मैंने सहजन टॉनिक का स्प्रे कर दिया, तो जुलाई अगस्त में मैं फूल आने के पहले सोयाबीन टॉनिक का स्प्रे कर दूंगा। अपना अक्टूबर नवंबर में जब मेरी फ्लावरिंग आने वाली होगी तब मैं और किसी का स्प्रे कर
कर दूंगा, सप्तधान्य अंकुर काढ़ा बना लूंगा। तो उससे क्या है कि फूल स्वस्थ आएंगे, अच्छी मात्रा में आएंगे, फूल गिरेंगे नहीं, फल में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको जो मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैंने मेरे पिछले वीडियो में कुछ स्प्रेज बताए थे, लेकिन किसान भाइयों को ध्यान में ये रखना है कि जब पौधे पर फूल आए हुए हों तब उसे पौधे पर किसी तरीके का कोई स्प्रे नहीं करना है। नींबू में मैंने ये नोट किया है, वैज्ञानिक आधार इसका क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आपके पौधे पर फूल होंगे यदि उस वक्त आपको स्प्रे करेंगे किसी भी तरीके का, चाहे वो इंसेक्टिसाइड का हो, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर का हो, चाहे वो फंगस से रिलेटेड हो, तो वो आपका फूल जो है वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो जब नींबू के पौधे पर फूल हो तब आप कोई भी स्प्रे ना करें। इसी तरीके से जब नींबू के पौधे पर फूल हो तब आप इरिगेशन बिल्कुल भी ना करें। काफ़ी सारे किसान साथियों को मुझे फ़ोन आते हैं, साहब कि हमारा तो फूल तो बहुत आया है लेकिन वो फूल सारा जड़ गया, नींबू तो प्लांट पे दिखता ही नहीं है। ये बड़ी शिकायत रहती है सर। मैं उन्हें पूछता हूँ कि नींबू आपने कहाँ लगा रखा है, तो बोलते हैं घर के गार्डन में लगा रखा है। उन्हें पूछता हूँ पानी कब देते हो, तो गार्डन में पानी तो जाता ही रहता है, रोज जाता है। या किसान भी होते हैं, उन्हें पूछते हैं तो हल्का हल्का पानी चलता रहता है, 15 दिन में एक बार दे देते हैं। अरे भैया जब आप पानी दे रहे हो तो फ्लावर तो ड्रॉप होगा ही होगा ना। तो कोई भी स्प्रे करने का और इरिगेशन करने का नींबू के अंदर जनरल नियम ये है, आपका फूल आने की शुरुआत हो गई है, उसके बाद में जब तक आपका 70 to 80% फूल मूंग के दाने के बराबर नींबू में कन्वर्ट ना हो जाए, ध्यान रखिएगा सभी किसान साथी, मूंग के दाने के बराबर नींबू बन जाए, फूल जो है 70%, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपका सारा फूल जो है वो मतलब फल में कन्वर्ट हो जाए तब आप शुरू करें। जब आपका मूंग के दाने के बराबर नींबू हो जाए, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का नींबू, जूम करके बताएंगे, ये जो नींबू है मूंग के दाने के बराबर, इस तरीके का जब नींबू हो जाए तब आप पौधों को हल्का हल्का इरीगेशन शुरू कीजिए और आपका स्प्रे का जो शेड्यूल है वो शुरू कीजिए। स्प्रे का जो मैंने शेड्यूल बताया था, आप कोई भी स्प्रे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25 दिन में एक स्प्रे हो जाए, इस तरीके का शेड्यूल बना लीजिए। पहला स्प्रे बोर्डो का कर दिया तो 20 से 25 दिन बाद में दूसरा स्प्रे सुडोमोनास का हो जाए, तीसरा स्प्रे जीवामृत वेस्ट डिकम्पोजर का हो जाए 20-25 दिन बाद में, उसके 20-25 दिन बाद में अपना गोमूत्र, छाछ और नीम ऑयल वाला स्प्रे हो जाए, फिर 20-25 दिन बाद में वापस से पहले स्प्रे का नंबर आ जाए। इस दौरान आपकी फ्लावरिंग आई है, आप अपने स्प्रे को वहीं पर रोक दीजिए। जब आपकी फ्लावरिंग फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए फिर से आप अपना स्प्रे शुरू कर दीजिए। फूल आने के जस्ट पहले आपका जो भी स्प्रे शेड्यूल चल रहा हो उसे रोक करके आप ये ग्रोथ प्रमोटर या जो मैंने टॉनिक बताया, सप्तधान्य अंकुर काढ़ा, सोयाबीन टॉनिक, उपली स्प्रे, एक उपली स्प्रे भी नहीं बताया मैंने, आप उपली स्प्रे भी कर सकते हैं, नारियल पानी का स्प्रे, कोई भी इनमें से 1-2 स्प्रे आप ले लीजिए तो ये सारा हो जाएगा। लेकिन जब फूल आने की अवस्था हो तब आप सारी चीज़ें बंद कर दीजिए और जब 70% आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद में आप फिर से शुरू कीजिए। सर विषय काफ़ी बड़ा है और कटाई छटाई प्रबंधन के बारे में भी आप मुझे बता दीजिए। उसके अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसान भाई अच्छा पैसा ले सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है, वो उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सर कटाई किस तरीके से करनी चाहिए वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। नींबू में कटाई का जो समय है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कौन सी हार्वेस्टिंग लेनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जनरली सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के लास्ट महीने में हम लोग कटिंग शुरू करते हैं ताकि अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग आ जाए और जनवरी फरवरी में जो है हमारा मटेरियल चल जाए। मैं कुछ जल्दी कटिंग शुरू कर देता हूँ, अभी 15 सितंबर के आसपास में कटिंग शुरू कर दूंगा ताकि जल्दी से फ्लावरिंग आ जाए और जल्दी से माल चालू हो जाए, क्योंकि पीछे गर्मियाँ रहेगी, ना मेरे पास में पानी रहेगा और ना फ्रूट की साइज़ बैठ पाएगी, ना फ्रूट की क्वालिटी बैठ पाएगी। तो सितंबर के लास्ट महीने से निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, कटाई शुरू कर देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कटिंग को निपटा देना चाहिए। 4 से 5 दिन के अंदर हम कटिंग को निपटा दें, इस तरीके का हमें शेड्यूल बनाना चाहिए, चाहे हमारी लेबर ज़्यादा लगानी पड़े। सूखी डालियाँ सारी काट लेनी चाहिए, पौधे की गोलाई कैनोपी मेंटेन कर लेनी चाहिए। जमीन से 2 फीट 2.5 फीट तक के हाइट तक जितनी भी डालियां नीचे तने से निकल रही हो उन्हें तने से काट देना चाहिए और चारों तरफ से जो डालियां, ऊपर की डालियां भी यदि 2-2.5 फीट से नीचे झुक रही है तो उन्हें भी काट देना चाहिए ताकि आप खेत में खरपतवार आराम से साफ कर पाएंगे, नींबू आराम से हार्वेस्ट कर पाएंगे, लेबर आपकी आराम से पौधे के नीचे तक जा पाएगी, पीठ में कांटे नहीं चुभेंगे, लेबर आने से मना नहीं करेगी। इस तरीके से करना चाहिए। कटाई के साथ में आपको कटाई करने के तुरंत बाद में बोर्डो स्प्रे करना चाहिए, चाहे आपका स्प्रे शेड्यूल कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कटाई के तुरंत बाद में आपको बोर्डो स्प्रे करना चाहिए। तनों को बोर्डो पेस्ट जो है उससे पेंट कर देना चाहिए, मिट्टी में खाद निराई गुड़ाई करके मिट्टी में खाद दे देना चाहिए और इसी के साथ में जो मैंने ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास की ड्रेंचिंग बताई थी वो भी एक बार इसी समय कर लेना चाहिए।
तो दोस्तों आज हमने सर से जाना कि किस तरीके से जो नींबू की खेती है उसका प्रबंधन करना चाहिए, किस तरीके से इनको खाद वगैरह देना चाहिए, किस तरीके से स्प्रे वगैरह करने चाहिए ताकि आप अधिक पैदावार ले सके। अगले वीडियो में हम सर से जानते हैं कि नींबू की खेती में कितना फ़ायदा होता है, कितनी लागत आती है और कितना किसान भाइयों को बचत होती है। ये खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।